हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं ओम पटलेश्वर। आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 9th-10th मैथ्स साइंस चैनल। हम आज बात करने वाले हैं 2024 के लिए जो परीक्षा, बोर्ड परीक्षा आयोजित होने वाली है। आज है 2 फरवरी और 5 फरवरी से जो है 10वीं की एग्ज़ाम और 6 फरवरी से 12वीं की एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वीं विज्ञान के। मैं 10वीं मैथ्स के, 11वीं 12वीं केमिस्ट्री फिजिक्स के भी, 12वीं केमिस्ट्री फिजिक्स के भी डालूंगा, 9वीं 10वीं 11वीं 9वीं से 12वीं टोटल डालूंगा। तो इस चैनल पर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिख रहे हैं। इसमें मैं ब्लूप्रिंट भी आपको बताऊंगा कि किस लेसन का, किस चैप्टर का कौन सा क्या क्या ब्लूप्रिंट है, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन कौन से और कितने आने वाले हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, और वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से और कितने संख्या में आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 10th बोर्ड एग्जाम 2024 की। बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। उसमें मैं आपको 10वीं विज्ञान, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, 10वीं विज्ञान क्या जो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस है, उसमें क्या ब्लूप्रिंट है, या मतलब क्या आपके जो 75 नंबर का जो पेपर आता है, 75 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। उस 75 नंबर के पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 अंक वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 1 अंक वाले जो क्वेश्चन है आपको वो 30 आएंगे। 30 क्वेश्चन कितने हो गए, 30 नंबर के। जबकि पासिंग मार्क्स जो है वो 25 नंबर है, ठीक है। 33% जो है वो पासिंग मार्क्स होता है। तो 75 का 33% 25, यानी 75 नंबर के पेपर में आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाने होंगे, 25 नंबर लाने होंगे, पासिंग मार्क्स है। जबकि आप देख रहे हैं 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो है आपको 6 में ये बटे रहेंगे। 6 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाले, 6 खाली स्थान, 6 सत्य सत्य, 6 एक वाक्य में उत्तर, और 6 जो हैं वो होंगे सत्य असत्य। तो ऐसे 6 पंचे 30, ये 5 पैटर्न हो गए। देखो 5 पैटर्न आपको आएंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 पंचे 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन 30 आना है, और पास होने के लिए 25 नंबर ही चाहिए। मतलब जितना पासिंग मार्क्स आपका है उससे 5 नंबर ज़्यादा 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ही पास हो जाएंगे। बचे 2 अंक वाले क्वेश्चन, तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको 12 आएंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन 12 आएंगे, यानी कि हो गए 24 नंबर ये हो गए। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपको 3 आएंगे, यानी कि 9 नंबर, 3 3 9। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको 3 आएंगे, और ये हो गए 12। तो आप देखेंगे पूरा, यदि इसका अपन योग करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 75। तो 75 मार्क्स इस तरह से आपका डिवाइडेड रहेगा। 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, ध्यान दें, 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को आने हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन 30, मतलब 30 नंबर के, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 12 आएंगे जो कि 24 नंबर के होंगे। तो टोटल मिलाकर के जो है देखिए कौन से कितने नंबर, तो 54 नंबर मतलब 54 नंबर जो है आप लोगों के 1 नंबर 2 नंबर, मतलब लगभग 72% नंबर आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले हैं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे विशेष फोकस करें। 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जनरली अभी तक ये होता था, अभी तक के पैटर्न में परीक्षा में होता था कि अपन जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर वाले, उन पर ज्यादा फोकस करते थे। पर अब 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन केवल 3 आएंगे 9 नंबर के, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 3 आएंगे जो 12 नंबर के, मतलब 9 और 12 ओनली 21 नंबर, ओनली 21 नंबर्स जो हैं आपके वो 3 नंबर 4 नंबर वाले होंगे। और 54 नंबर जो कि 72% नंबर है वो किस में होंगे, 1 नंबर और 2 नंबर पे होंगे। तो 9वीं और 10वीं, स्पेशल मैं 10वीं की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 9वीं का भी यही पैटर्न है। तो 9वीं और 10वीं के बच्चे जो कि एनसीईआरटी सिलेबस, एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस दे रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न एग्जाम दे रहे हैं, तो वो ध्यान रखें 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। यानी कि आप डिटेल में पढ़ें। जो लोग मेन क्वेश्चन रट लेते थे, ठीक है, और एग्जाम देते थे, वो पैटर्न अब खत्म हो गया, वो पैटर्न अब नहीं चलेगा। आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी विशेष करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 54 यानी 72% नंबर जो है उसमें है। तो आप, मैंने पहले भी कहा कि 1 नंबर वाले 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें जो पासिंग मार्क्स ही
आपका वही 25 है, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप पास हो जाते हैं। पर केवल पास होने से मतलब नहीं है, आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे परसेंट से पास होना, ताकि आगे आपको 11th में अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए और आप अच्छी पढ़ाई आगे कर सके, अपना करियर फ्यूचर अच्छा कर सके। तो ये बात का ध्यान रखिए, और विशेष तौर पर 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे विशेष फोकस आप रखें अपना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया परीक्षा का पैटर्न। इस तरह का आपको सभी विषय में, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 6 विषय में यही पैटर्न है, 9th का भी और 10th का भी। और मैं स्पेशल आज बात कर रहा हूँ 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यही पैटर्न है, ये पैटर्न बदल चुका है पिछले साल से नया पैटर्न ये आ चुका है। अब जो इस साल 2024 में परीक्षा होगी वो इस पैटर्न पे होगी कि नंबर के 30 क्वेश्चन, 2 नंबर के 12 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के केवल 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी जरूरी है, पर ये मात्र 21 है, 21 नंबर इसमें कवर होंगे, जबकि 54 नंबर जो है 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 नंबर वाले जो डिटेल में आपने पढ़ा होगा साल भर, उनकी तैयारी मैं अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज, ठीक है, पूरे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक 13 चैप्टर हैं एनसीईआरटी साइंस में। तो वो मैं यहाँ पे आपको पूरे मेन क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के मैं पूरे आपको बता रहा हूँ कौन कौन से आ सकते हैं 2024 में। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी में से आएंगे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। उसके अलावा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में दूसरा सेकंड वीडियो में डालूंगा, आज ही डल जाएगा ये वीडियो। तो आप देखिएगा मेरे चैनल पे लगे रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको एग्जाम के दौरान दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा कवर करेंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में सारे चैप्टर वाइज आपको क्या क्या हो सकते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, वो भी सारा सेकंड वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मैं सीधे चलता हूँ अब। तो इस चैप्टर 1 का ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब आपको 2024 में चैप्टर 1 से कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 साइंस, 10th साइंस चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब बड़े क्वेश्चन में 2 का 1 और 3 का 1 है, और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं अभी यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको आएंगे बड़े क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन का दूसरा वीडियो इसके बाद आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपको, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन भी, 8 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 का 1 और 3 का 1 है, तो 2 का 1 और 3 का 1 का मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन में अथवा आता है, तो 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, बनाना आपको कोई 1 है, 3 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, बनाना कोई 1 है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं यहाँ पे 7 या 8 क्वेश्चन, जो भी 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से वो 2 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो वो 2 क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर, और हो सकता है कि इन्हीं में से 1 नंबर का भी आएगा। ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैं आपको 80% क्वेश्चन, यदि ये इतना पढ़ के जाते हैं जितना मैं बता रहा हूँ, यदि इतना कर जाते हैं, 80%, कम से कम 80% जो पेपर आपका सॉल्व होगा, तो 80% नंबर आपके इस में आएंगे। 75 नंबर का है, तो 75 में 60+ नंबर आप पक्का इन क्वेश्चन से लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसमें अंतर पूछ सकता है, या संयोजन वियोजन अभिक्रिया की तुलना पूछ सकता है समीकरण के साथ, उदाहरण के साथ, मतलब समीकरण। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, उसका समीकरण, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, वियोजन का अपघटन भी करते हैं, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इनकी परिभाषा, 2 लाइन की परिभाषा है इनकी, और एक एक उदाहरण के साथ इनको आपको समझाना होगा, या इसमें अंतर भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, समीकरण के साथ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, यानी इसको उपचय अपचय अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश नाम है, को समीकरण से समझाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसको उदाहरण के साथ में समझाना है। चौथा, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसमें अंतर आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। पांचवा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबर या 3 नंबर में आपको आ सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस दिए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। उन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्वेश्चंस में से आप लोगों को पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब जो समीकरण संतुलित करने के लिए दिया है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप बुक से आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला, शब्द समीकरण दिए होने पर रासायनिक समीकरण लिखना।
और दो तरीके से आता है, शब्द समीकरण दो तरीके से आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो प्लस करके जो लिखे आता है शब्द समीकरण। और एक ऐसा आएगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह से दो पैटर्न में आते हैं, तो दोनों ही पैटर्न की आप तैयारी करेंगे। ये बिल्कुल ये दोनों जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और शब्द समीकरण दिए होने पर रासायनिक समीकरण लिखना, ये दोनों में से आपके पास 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 आएंगे, बनाना 1 है, और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें बनाना 1 है। तो उसमें से दोनों में से कोई ना कोई बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ये तय है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इस तरह से 8 प्रश्न आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आने हैं आपको 4 प्रश्न, मैं डबल दे रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, केवल आने 4 हैं, बनाने 2 हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। ये 8 में से ही 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बिल्कुल श्योरिटी के साथ में। 17 सालों से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और 17 सालों से क्वेश्चन देता हूँ मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग बच्चों को, और वो हर साल 80% फंसते हैं। अब अलग बात है कि उसमें हर एक स्टूडेंट जो है पढ़ कर के क्वेश्चन कवर नहीं कर पाता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से हमेशा टॉपर रहते हैं। और जो मैं यहाँ पे ये जो लिखावट या जो नोट्स आपको दे रहा हूँ वो टॉपर बच्चे का ही नोट्स है, यहाँ पर मैंने जो दिया हुआ है उसी की लिखावट से बना हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड। तो देखो 8 क्वेश्चन उसमें दे दिया। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें से 1-1 नंबर के 2 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अम्ल एवं क्षार में अंतर। 4 अंतर आपको पूछ लेगा, मैं बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बाद में सेकंड वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, अम्ल एवं क्षार में अंतर। दूसरा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तीसरा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है या चालक होता है, क्यों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ सकता है। 5वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तथा उसका समीकरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया समीकरण के साथ समझाने के लिए आपको आ सकता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है तथा उसका समीकरण लिखिए। ठीक है, ये NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के साथ होता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है। 7वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। और 8वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्फ क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसे 8 प्रश्न हैं। ये 8 प्रश्नों में से ही आपको 2 प्रश्न आने, जिसमें से एक आपको बनाना है। ये 8 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। 9वां इसमें से कोई दूसरा 9वें में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 8 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योरली बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 3 पे आते हैं। तो चैप्टर 3 में क्या ब्लूप्रिंट है इसका, तो 1-1 के 3 और 2 का 1, तो 1-1 के 3 प्रश्न आएंगे। हो सकता है वो 3 प्रश्न में एक आपको MCQ में आ जाए, मतलब बहुविकल्प में आ जाए, खालिस्तान में आ जाए, सत्य में, कुछ भी आ सकता है। 5 पैटर्न में आएंगे। ठीक है, 5 पैटर्न कौन कौन से हैं, एक आपको MCQ आएगा, एक खालिस्तान आएगा, सही जोड़ी, सत्य, एक वाक्य शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, इस तरह से तो कोई भी 3 क्वेश्चन आपको वहां से आएंगे। जो बड़ा क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आपको आएगा। चैप्टर 3 की अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या देखिए क्वेश्चन है। धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में आपको धातु के भौतिक गुणों में अंतर या तुलना और धातु के रासायनिक गुणों में तुलना आ सकता है। तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है तथा उसका उदाहरण लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, परिभाषा देना है, उसका एक उदाहरण का मतलब रासायनिक समीकरण देना है। संचारण क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण क्या है, कारण एवं निवारण बताइए। ठीक है, 2 कारण पूछ सकता है, 2 निवारण पूछ सकता है, संचारण की परिभाषा। 5वां, सोडियम एवं पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्यों। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही क्रियाशील धातु है। ठीक है, इनको एक्टिव धातु, क्रियाशील धातु है, इनको जो है केरोसिन में रखा जाता है। इन धातुओं को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसका आपको जवाब देना है, आंसर देना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। सक्रियता श्रेणी क्या है, यह आ सकता है। निम्न को परिभाषित करिए। देखो, निम्न को परिभाषित करिए, खनिज, अयस्क, भर्जन, मिश्रातु, यसदलेपन, अमलगम और थर्मिट अभिक्रिया। इनमें से कोई भी 2 चीज आपको पूछ सकता है परिभाषा के रूप में, और इनको परिभाषित करने के लिए बोल सकता है खनिज क्या है, अयस्क क्या है, भर्जन, मिश्रातु, यसद लेपन, अमलगम और थर्मिट अभिक्रिया। बस इतने इसमें क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 पे। इसमें 2 का 1, 4 का 1, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से, यानी चैप्टर 4 से 1 नंबर, जो कार्बन है, चैप्टर 4 कार्बन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1 बड़े क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्या प्रश्न हो सकते हैं, कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, 2 नंबर में आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या है।
एथेन तथा एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एथेन और एथीन की, ठीक है। एथेन जो है एल्केन है, एथीन जो है एल्कीन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको पूछ सकता है। कार्बन के प्रमुख दो गुण, ठीक है, कार्बन के प्रमुख दो गुणों श्रृंखला और संयोजकता को समझाइए। कार्बन के दो प्रमुख गुण है श्रृंखला और संयोजकता, उसको समझाने के लिए प्रश्न आ सकता है। चौथा, हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसको संक्षिप्त में समझाने के लिए आ सकता है। पांचवा, साइक्लोहेक्सेन व बेंजीन की संरचना बनाइए। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना बनाने के लिए, उसके बारे में लिखने के लिए आपको आ सकता है। संरचना पूछेगा तो 2 नंबर में, और यदि समझाइए बोलेगा तो फिर 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है। छठवां, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सूत्र से नाम लिखना तथा नाम से सूत्र लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको आएगा, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, या तो नाम दिया रहेगा तो सूत्र लिखना होगा, सूत्र दिया रहेगा तो नाम लिखना होगा। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आने वाला है आपको इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन क्या है? समीकरण लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। दहन क्या है समीकरण के साथ समझाना है, 2 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और साबुन अपमार्जक में अंतर 4 नंबर में आपको पूछ सकता है। अगला, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में बिल्कुल इस बार आ सकता है, ठीक है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, इसको रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा अच्छे से। साबुन की सफाई क्रियाविधि को समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक, 4 नंबर का एक है, 10 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब चलते हैं चैप्टर 5 में, जैव प्रकरण। इसमें एक नंबर के 2, एक के 2 का 1 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको आएगा। क्या क्या प्रश्न इसमें है तो देखें, पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है? उदाहरण लिखिए, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों में होने वाली जो भी प्रक्रिया है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण बता दीजिए, पोषण, शोषण, परिवहन, ठीक है, उत्सर्जन, ये सब जैव प्रक्रम में आता है, ठीक है। दूसरा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी भी जीव के द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। आपने साल भर तैयारी करी है, आपकी नोट्स बनी हुई है, उस नोट से इन क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, ये क्वेश्चन का है और उसके आंसर आप तैयार कर लीजिए। आपको परीक्षा में बिल्कुल 80+ % आपको फायदा होगा, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मेरा 17 सालों का अनुभव है, ठीक है। आप इसको इस पे एक बार विश्वास करके तैयारी कर लीजिए। आपको लगता है तो इनके अलावा भी क्वेश्चन तैयार आप कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कहा, मैंने जो क्वेश्चन दिया वो फंसे कि नहीं फंसे, ठीक है। तीसरा, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है आपको। एंजाइम क्या है? 2 के नाम तथा उनके 2 कार्य लिखिए, मतलब एक एक कार्य, 2 कार्य, ऐसा बोल सकते। एंजाइम क्या है, ठीक है। ये अगला, अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अमीबा में पोषण का, अमीबा भोजन कैसे करता है, अमीबा खाद्य कणों को, भोजन को कैसे खाता है, उसके लिए 4 या 5 अमीबा के चित्र हैं, ठीक है। उसका नामांकित चित्र बनाना आपको आ सकता है। स्टोमेटा यानी रंध्र, जो पत्तियों के नीचे जो संरचना छिद्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा रंध्र बोलते हैं। क्या है, उनके 2 कार्य लिखिए, ठीक है। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, यह आपको 2 नंबर या 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है। और 10वां क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल इस बार आ रहा है, ये बिल्कुल लिख लीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, बिल्कुल 4 नंबर में ये स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए बिल्कुल आपको आना है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का जो किडनी वाला है, 2 किडनी और उससे 2 नलियाँ निकली होती है, ठीक है, मूत्र नलियाँ निकली होती है, मूत्रवाहिका, और एक गाल ब्लेडर होता है, मतलब मूत्राशय होता है, वाला जो चित्र है, उस चित्र को आप बिल्कुल अच्छे से बना करके प्रैक्टिस करके जाइए, ये बिल्कुल 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन, जो कि किडनी की संरचना होती है, किडनी की इकाई होती है, नेफ्रॉन की संरचना यानी चित्र करना एवं कार्यविधि का वर्णन, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में 4 अंतर और धमनी एवं शिरा में अंतर, ये 2 अंतर में से कोई ना कोई अंतर अथवा में चित्र के साथ, ठीक है, चित्र आएगा आपको, ये समझ लीजिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इससे, इस अध्याय से, ठीक है, 4 नंबर का अध्याय 5 से जैव प्रक्रम से 4 नंबर का जो क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको ये अंतर और अथवा में चित्र, ठीक है, ये 2 अंतर ऑक्सी अनाक्सी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो अंतर श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनाक्सी श्वसन बोलते हैं, जैसा कि नाम है उसका, ठीक है। तो उस तरह से ये, या तो फिर धमनी एवं शिरा में अंतर, ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक, और चित्र, तो ये बिल्कुल आप तैयार करके जाएं, बिल्कुल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आप जो है चैप्टर है इसमें से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं, चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें एक के 3 क्वेश्चन, एक के 3 और 3 का 1 क्वेश्चन, तो बड़ा क्वेश्चन 3 का, तो 3 के क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या आ सकते हैं, तंत्रिका
तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, मुख्यतः ब्रेन में होती है, उसकी जो इकाई है वो न्यूरॉन है। देखो वृक्क की इकाई है नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उतक की की जो इकाई होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, उसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। का नामांकित चित्र एवं उसका वर्णन कार्य है ना, कार्य लिखिए, नामांकित चित्र और कार्य लिखिए। ठीक है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र और कार्य लिखने आपको आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप क्या है, अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को समझाइए। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप के साथ में अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रिया को समझाइए, प्रश्न आ सकता है। पादप हार्मोन क्या है, 4 पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए, ये प्रश्न आपको हो सकता है। मेरुरज्जु क्या है, इसके कार्यों का वर्णन। तो यहाँ पे केवल 4 क्वेश्चन देखिए, केवल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आना। इन 4 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल वो 3 नंबर का होने वाला है। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन में अथवा में रहते हैं, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है, तो ये 4 में से एक होगा। दूसरा मैं नहीं बोलता, पर आपको बनाना 3 नंबर में 2 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन बनाना है, वो 4 में से एक क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, तो इसको तैयार करके जाएं आप। चैप्टर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 जो है आपका एनसीईआरटी 10th सिलेबस का न्यू पैटर्न में, न्यू सिलेबस में जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें 1-1 के 4 और 2 का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1-1 के 4 और 2 का 1, तो 1-1 के 4 आएंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो क्या हो सकता है, तो पहला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा है। और जनन क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो जनन को ही प्रजनन बोलते हैं, प्रजनन या जनन, ये क्या है इसके प्रकार। और 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखने के लिए 2 नंबर में आएगा। अमीबा में द्विखंडन का नामांकित चित्र बनाइए। अमीबा में द्विखंडन, देखो अमीबा में पोषण का चित्र भी और अमीबा में द्विखंडन का चित्र भी, नामांकित चित्र जो है ये आपको आ सकता है। चौथा क्वेश्चन, स्वपरागण एवं परपरागण में 2 अंतर लिखिए, परागण एवं निश्चयन में 2 अंतर लिखिए। स्वपरागण, परपरागण, परागण निश्चयन में अंतर, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। इसको बिल्कुल 24 के लिए आप बिल्कुल मार्क कर लें और इसको तैयार करके जाएं। परागण स्वपरागण में अंतर और परागण निश्चयन में अंतर। यहाँ पे एक बात का और मैं चीज बता दूं कि मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए ताकि 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको परागण एवं निश्चयन में 2 अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन ना आए। आपको ऐसा आ सकता है कि परागण किसे कहते हैं, या ऐसा आ सकता है कि निषेचन किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है कि स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। तो मैंने अंतर दे दिया, देखिए मैंने अंतर दे दिया है। तो ये अब अंतर देने में ये होता है कि आप जब अंतर पढ़ते हो, ठीक है, तो अंतर पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन होता है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बनता है। तुलनात्मक अध्ययन का फायदा ये होता है कि हम चीजों को गलत नहीं करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जो है हमारा अच्छा बनता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर आप जो है अंतर वाले क्वेश्चन पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें एक अंतर का क्वेश्चन आप तैयार करते हो, तो उसके साथ साथ 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। मान लीजिए आपने परागण और निश्चयन में अंतर करके गए, अब 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी याद करके जाते हैं, और आपको परागण किसे कहते हैं आ गया, निश्चयन किसे कहते हैं आ गया, तो जो निषेचन का जो अंतर के पॉइंट है उसी को आप बता दीजिए, तो आपकी परिभाषा बन जाती है और आपका 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर करके जाएंगे बिल्कुल। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 2 अंतर। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई ना कोई परिभाषा में या अंतर में बिल्कुल आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 8 पर, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता में 1-1 के 2 और 2 का 1 क्वेश्चन है इसमें भी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 2 के 12 क्वेश्चन आपको आएंगे, 2 नंबर वाले 12 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 के 30 आएंगे। तो हर एक से केवल चैप्टर 4 कार्बन को छोड़ करके सब में 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, किसी में तो 4-4 भी हैं, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो इस चैप्टर से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अनुवंशिक या अनुवंशिकता है, अनुवांशिक है लक्षण, अनुवांशिक लक्षण यानी कि जिसको वंशागत लक्षण भी कहते हैं, क्या है। ठीक है, जो हमारे माता पिता से हम में आते हैं या माता पिता से बच्चों में जाने वाले लक्षण को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकता है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल क्वेश्चन इस बार प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं या अप्रभावी लक्षण दोनों पूछ सकता है एक साथ, या दोनों में अंतर पूछ सकता है 2 नंबर में तुलना करने के लिए। और एक बात ध्यान रखें, 2 नंबर में यदि तुलना करने के लिए आता है, अंतर आता है, तो आप कॉलम वाला अंतर बनाते हैं, जो अपन कॉलम वाला एक कॉलम में जैसे कि आपने लिख लिया कि प्रभावी लक्षण, दूसरे कॉलम में अप्रभावी लक्षण, तो वैसा भी बना सकते हैं। यदि वैसा नहीं बनाते हैं तो तुलना, जबकि अपन जैसे लिखते हैं ना कि प्रभावी लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो पहली पीढ़ी में फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसा जबकि करके भी 2 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे 2 नंबर के लिए, 3 नंबर 4 नंबर में यदि अंतर आता है तो उसको फिर कॉलम में ही बनाएं, पर 2 नंबर में अंतर आता है तो आप जबकि के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा, मेंडल के तीनों नियम। मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम जो है उसको पढ़ के जाइएगा। कोई भी एक नियम, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी एक नियम आएगा, पर मैंने यहाँ पे तीनों नियम दिया है। ठीक है,
और उनके जैसे नाम है वैसे नाम पे भी नियम है, तो आप नाम को समझे, रट्टा मार के मत जाइएगा कभी भी। रट्टा मारने वाला जो है सिस्टम अब छोड़ दीजिए। 8वीं तक आपने जो भी पढ़ा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं से 12वीं, रट्टा मारने वाला जो काम है वो बंद कर दीजिए, समझ के पढ़िए, क्योंकि अब रट्टा मारने वाला समय नहीं है। सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू सिलेबस आ गया है, एनसीईआरटी हो गया है, अब रट्टा मार के आप पास नहीं हो सकते, और सीबीएसई पैटर्न हो गया है पेपर का। तो इससे ये है कि आप देख रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ताकि हमारा 12वीं के बाद हम जब कॉम्पिटिशन में जाएं तो हमारी तैयारी अच्छे से हो। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल और सरकार की और विभाग, शिक्षा विभाग की बहुत अच्छी पहल है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये पैटर्न किया, 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ज़्यादा कर दिया है, 3 नंबर 4 नंबर को कम कर दिया, क्योंकि आगे जाकर के जब हम बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी की जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं आप, तो उसमें 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, वही आते हैं, तो उसकी तैयारी हमारी अच्छी होगी। पहले हम क्या करते थे, जब 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते थे तो बड़े बड़े क्वेश्चन रट लेते थे, रट्टा मार लेते थे, और उनका डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक वहां पे लिखना पड़ता था। वो चीज़ अब कम हो रही है, और आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, कंपेयर पढ़ना पड़ेगा, और चीज़ों को सॉलिड तरीके से समझना पड़ेगा बेसिक के साथ, तब आपका ये पेपर बनेगा। रट्टा मारे काम नहीं हो, तो रटने की आदत को छोड़ेंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझ के, तो नाम को समझना, नाम यदि आप समझते हो तो उससे आपकी उस चीज़ को समझने या परिभाषा को याद करने या चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, तो नाम से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। तो मेंडल के तीनों नियमों को आप तैयार करेंगे। उसके बाद मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आ सकता है इस बार 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसमें 1-1 के 4 और 2-2 के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 के 4 क्वेश्चन, 2-2 के 2 क्वेश्चन। 2-2 के जो क्वेश्चन है वो कौन से हो सकते हैं, तो अपन देखते हैं यहाँ पे। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और फोकस दूरी क्या है। वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, और फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये क्या है, इनकी परिभाषा आपको आ सकती है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आपने सब पढ़ा है, साल भर तैयारी करी है आप लोगों ने, ठीक है। तो परिभाषाएं आप जो है पुस्तक से आपने नोट्स बनाई है, पुस्तक में आपने में दिया हुआ है, वहां से आप इसकी तैयारी करेंगे। ये 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 नंबर में क्वेश्चन, क्योंकि 2-2 के 2 है, आप देख रहे हैं 2-2 के 2 है, मतलब 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिला के आएंगे। करने 2 हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अथवा में रहता है, और में रहता है, 2 आते हैं, करना 1 होता है, तो आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन में करना कोई 2 है। उनमें से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण की, इसके क्वेश्चन में 3 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 नंबर में। नेक्स्ट, मुख्य फोकस, अच्छा वो 3 के अलावा मुख्य फोकस जो कि अवतल एवं उत्तल दर्पण दोनों का, तो मुख्य फोकस अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, 4 परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और मुख्य फोकस दोनों दर्पण के। 4 में से कोई ना कोई एक बिल्कुल आपको पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, ठीक है, क्योंकि पिछले बार अवतल दर्पण के उपयोग पूछ चुका था, तो उत्तल दर्पण के उपयोग इस बार पूछ सकता है। तीसरा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, और आंकिक प्रश्न इस अध्याय से बिल्कुल एक कोई ना कोई आएगा ही, मतलब 2-2 के 2 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 4 प्रश्न आपको आएंगे, जिसमें से आपको करने हैं 2, ठीक है, क्योंकि अथवा में रहता है, आप लोगों को पता है। तो एक क्वेश्चन उसमें जो आंकिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल एक आएगा मैथ्स वाला, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी का सूत्र आप लोगों को मालूम है कि स्मॉल एफ बराबर r/2 होता है, तो r कितना दिया है आपको, 20 दिया है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। छोटा सा बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में आंसर बनेगा, इसका बनता है, और 2 नंबर में आपको ये पूछ लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस बार आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण एवं लेंस की चिन्ह परिपाटी। दर्पण और लेंस की दोनों की चिन्ह परिपाटी सेम है, 4 बिंदु इसमें होते हैं, 4 बिंदु में जो दूसरा बिंदु है वो बस चेंज होता है दर्पण और लेंस में, ठीक है। दर्पण की सभी दूरियां उसके ध्रुव से दाएं और बाएं ओर मापी जाती है, ठीक है। यदि आप दाएं ओर माप रहे हैं धनात्मक होती है, बाएं ओर मापते हैं ऋणात्मक होती है, बस ये इसी बात का अंतर है। लेंस में क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है, इसका 4 चिन्ह परिपाटी 4 है, ठीक है। दर्पण और लेंस में 4 चिन्ह परिपाटी होती है, तो दूसरी परिपाटी चिन्ह परिपाटी उसमें बस अंतर होता है। लेंस की जो दूरियां हैं उसके प्रकाशिक केंद्र, जो केंद्र में होता है, प्रकाशिक केंद्र O से दाएं ओर और बाईं ओर मापी जाती है। यदि दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, तो बस एक ही शब्द है, इसमें बोलना पड़ेगा दूसरे पॉइंट में दर्पण का ध्रुव, इसमें बोलना पड़ता है प्रकाश लेंस का प्रकाशिक केंद्र। बस बाकी तीनों जो पॉइंट है वो सेम टू सेम होते हैं, तो दोनों एक साथ आप पढ़ लेंगे। इसमें से 1 नंबर का, 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके दो नियम बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। ठीक है, आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए, ये प्रश्न आपको आ सकता है ना। एक कांच का जो स्लेब था उसमें प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश किरणों को दिखाया जाता है चित्र में, अपने पास एनसीईआरटी में बना हुआ है चित्र। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया था 19 या 20 में, इस बार वो 24 में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपवर्तन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो अपवर्तन जो है प्रकाश के अपवर्तनांक, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक आवश्यक अंक होता है जब दोनों माध्यम के बीच में, वो क्या होता है, इसको दर्शाते हैं म्यू से, जो कि नितांक होता है, उसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उसके प्रकार लिखने आएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। 8वां, प्रकाश वायु से 1.50 यानी 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, 2 से 3 स्टेप में बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अगला, हीरे का अपवर्तनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 यानी 2.42 है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरे का ही होता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से छोटा किसी का नहीं होता है। सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है 1.0003 होता है, उसको अपन 1 ही बोलते हैं, तो 1 होता है। और अधिकतम जो हीरे का होता है। तो क्या मतलब है हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बिल्कुल इसको याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं एवं इसका मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता, ठीक है, और उसका मात्रक होता है उसका डायरेक्टर, दर्शाते हैं डी से। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, क्षमता ज्ञात करना है लेंस की, यानी पी ज्ञात करना है, लेंस का पी ज्ञात करना है। सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, मतलब फोकस दूरी का व्यतक्रम क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है, यह किस प्रकार का लेंस होता है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर +1.5D यानी 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस अभिसारी है या अपसारी है, अवतल है कि उत्तल है। ठीक है, ये बताना है। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन है, जबकि आपको 13 में से 4 क्वेश्चन आने, बनाने आपको 2 हैं, इन्हीं 13 में से आएंगे, इन 13 में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये 13 पढ़ के जाइए अच्छे से, जिसमें से लगभग 4 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन है, 8 थ्योरिकल क्वेश्चन है। अंकित क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, अगला, और ये ध्यान रखेंगे सीबीएसई पैटर्न में जो है अंकित क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। और ध्यान रखेंगे कि यदि कोई अंकित क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो उसके अथवा में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है। एक क्वेश्चन थ्योरी का, दूसरा न्यूमेरिकल का, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर नहीं करते हैं, ये सोच करके कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल से बच जाएंगे, पर ऐसा आजकल नहीं है। अब यदि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसका अथवा वाला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही आता है। तो यदि न्यूमेरिकल तैयार करके बिल्कुल जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे और वो क्वेश्चन आपका कवर नहीं हो पाएगा। पहले चलता था कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और दूसरा क्वेश्चन थ्योरिकल होता था। जो बच्चे थोड़ा मैथ से डरते हैं, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार नहीं करते हैं, उनके लिए दिक्कत है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसमें दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। मतलब आप न्यूमेरिकल आपको तैयार करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और इस अध्याय से एक न्यूमेरिकल आएगा और अगला एक जो न्यूमेरिकल है वो विद्युत वाले चैप्टर से आएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर 10, मानव नेत्र तथा उसका रंग बिरंगा संसार। इसमें एक के 2 क्वेश्चन और 3 का 1 क्वेश्चन, एक के 2 क्वेश्चन, 3 का 1 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आएगा। तो 3 का 1 क्वेश्चन देखते हैं क्या सकता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण एवं निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष, देखो इसको जैसा नाम है वैसे ही काम है, पर नाम से उल्टा, नाम से उल्टा। नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। क्या लग रहा है नाम से कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, यानी पास की वस्तु नहीं दिखती होगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा होता है, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, पर दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, दीर्घ या दूरदृष्टि, दीर्घ दृष्टि कोई दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, कारण एवं निवारण इसका भी आपको पूछ सकता है। दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है दूरदृष्टि दोष, तो जैसा नाम है उसका उल्टा कर लीजिए। इसका दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि में दोष होगा, तो ऐसा नहीं है, इसका उल्टा करिए। इसमें क्या होता है कि दूर की दृष्टि तो अच्छी होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन
को सचित्र समझाइए। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है, ठीक है। उसका चित्र जो है, चित्र आपको आ सकता है, सचित्र समझाइए मतलब चित्र आपको आ सकता है, ठीक है, जिसमें प्रिज्म होता है, जिसमें प्रकाश किरण जाकर के गुजरती है, वो चित्र बताना है आपको। और ये जो प्रश्न है 20 में पहले पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों टिमटिमाते, तो इसमें भी प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये तारे जो है टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, पास में होने के कारण तारे जो है बहुत दूर हैं, ठीक है। वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमान लगते हैं, जबकि ग्रह पास में होने के कारण टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, प्रतीत नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। छठवां, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन 6 है, 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 6 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल 80% बिल्कुल यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, तय। वैसे तो 100% भी आ सकता है, पर मैं फिर भी 20% अपने लिए मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 80% जो है, यानी आप 75 नंबर का पेपर आपका हो रहा है, 65 प्लस नंबर इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो बिल्कुल आप लेके आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ दूसरे वीडियो में। अगला चैप्टर है 11 विद्युत, 1 1 के 3 2 का 1, मात्र 2 का 1, और इससे न्यूमेरिकल बिल्कुल आएगा, इससे न्यूमेरिकल की फुल चांस है। तो इसमें क्या सकता है, देखिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, चित्र बनाइए, विद्युत परिपथ का चित्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का चित्र आपको आ सकता है। उदाहरण जो है 11.1, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा है, आप अपनी बुक में 11.1 उदाहरण देख लीजिएगा, तो ठीक है। उदाहरण 11.1 आपके बुक में बना बनाया है, एग्जाम्पल का है ये प्रश्न, इसलिए वहां से आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने के फुल चांस है, ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। तीसरा, विद्युत विभव अथवा विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव एक बिंदु के लिए होता है, विद्युत विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर है, ठीक है। विभवांतर और विभव लगभग सेम चीज है, बस एक ही बात का अंतर है कि अनंत, एक बिंदु अनंत पर होता है और दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है। दोनों अनंत पर स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभव बोलते हैं, और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर बोलते हैं। दोनों का मात्रक सेम है, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्योंकि कार्य जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा आपको पूछ सकता है। इसके बाद उदाहरण, तो 4 क्वेश्चन है, उदाहरण जो है, एग्जांपल जो है 11.2, 11.1 भी आपको देखना है, 11.1 भी देखना है, 11.2 भी देखना है। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बना बनाया, वहीं पे सॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, ठीक है। ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको आ सकता है। तो ये जो ऐसी युक्ति जो किसी भी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर बनाए रखती है वो सेल या बैटरी होती है। सेल क्या होता है आपको मालूम है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जब 1 प्लस 1 माइनस है ना, एक कैथोड एक एनोड, 2 टर्मिनल हो, 2 इलेक्ट्रोड हो तो उसको सेल बोलते हैं। पर जब 2 या 2 से अधिक प्लस माइनस हो या टर्मिनल हो या इलेक्ट्रोड हो तो उसको अपन बैटरी बोलते हैं। बैटरी जो है सेलों के संयोजन से बनती है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। जब हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक धारक की आवश्यकता होती है, तो हम कम उल्ट वाले सेलों को आपस में जोड़ करके बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेल या बैटरी इसका आंसर हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, ठीक है, सूत्र लिखिए। तो ओम का जो नियम है वो V समानुपाती I होता है, मतलब विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इससे जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई नितांक, याद रखिए, जब भी कोई भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नितांक लगता है। जब यहाँ पे V समानुपाती I को हटाते हैं तो नितांक लगता है R, और वो होता है प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, जिसको दर्शाते हैं ओमेगा चिन्ह से, ठीक है। तो ओम का नियम लिखिए, सूत्र से दिया सकता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। जैसे कि सेल का प्रतीक पूछ सकता है, बल्ब का यानी लैंप का, बल्ब का, ठीक है, वोल्ट मीटर का, अमीटर का, स्विच का, ठीक है, ऐसे प्रतीक पूछ सकता है। उसकी सारणी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, 11 प्रतीक वहां पे दिए हुए, कोई भी 2 या 4 प्रतीक आपको पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अगला, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों, टोस्टर मतलब जिससे टोस्ट बनाते हैं, विद्युत टोस्टर, ठीक है, और विद्युत स्त्री मतलब प्रेस, अपन जिसको बोलते हैं घरों में जो कपड़ों पे लगाते हैं, प्रेस, स्त्रियां, ठीक है। तो ये स्त्री होता है ना, स्त्री नहीं होता, वो फीमेल वाली स्त्री नहीं है, मादा वाली स्त्री नहीं है, स्त्री है, वो आधा स्त्री होता है ना, तो वो नहीं है। विद्युत स्त्रियां, प्रेस है, के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? जनरली ये मिश्र धातु नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। इसके जो तापन अवयव मतलब कॉइल जो होती है, जो राड उसमें जो रहती है, कॉइल जो गर्म होती है, लाल लाल हो जाती है, वो किसकी होती है? वो नाइक्रोम मिश्र धातु की होती है। तो उसकी क्यों बनाई जाती है, इसका आपको छोटा सा यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ
आरेख खींचिए, विद्युत परिपथ आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी तथा सभी प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हों। संयुक्त का मतलब जुड़े हों। ऐसा है कि विद्युत परिपथ, केवल विद्युत परिपथ खींचना है जिसमें 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियां, ठीक है, 5 ओम, 8 ओम, 10 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधक, प्लग कुंजी और श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ऐसा आपको एक चित्र मात्र बनाना है और ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है, ये बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल का तापन नियम, H समानुपाती I²RT, जो जूल के तापन नियम होता है वो आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर, 5 ए का मतलब 5 एम्पियर विद्युत धारा देती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ये जो तापन नियम का जो ऊष्मा का जूल का ऊष्मा तापन नियम है जो कि H समानुपाती I², धारा का वर्ग, प्रतिरोध और समय का गुणनफल होता है, उस सूत्र से बन जाएगा। ठीक है, आपके पास तीनों मान यहाँ पे देखो, प्रतिरोध यानी आर का मान दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मतलब धारा, एम्पियर मतलब धारा का मान दिया हुआ है और समय का मान दिया है। तीनों को आपस में रखकर गुणा कर देंगे, सिंपल सा 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 नंबर में आपको आ सकता है। उदाहरण 11.2 जो एग्जाम्पल है, 11.2 न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल है, वो भी आपका बना बनाया है, वहां पे बना हुआ है, सॉल्व है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो मैंने चार आपको एग्जाम्पल बता दिए, 11.1, 11.2, 11.12 और एक यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके पहले और था क्या कोई न्यूमेरिकल? नहीं था। इसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स मैंने अब यहाँ तक आपको 4 न्यूमेरिकल दिए। 4 न्यूमेरिकल्स में से एक ना एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आएगा। मैंने आपको बताया चैप्टर 9 जो प्रकाश वाला है उससे एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का या 2 नंबर का ये वहां पर। ठीक है, और विद्युत, ये विद्युत वाला चैप्टर है, इससे भी एक न्यूमेरिकल। तो 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के फुल चांसेस है आपको बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ है वो समांतर क्रम में, जो पंखा, लाइट, जो भी सब चीजें हैं, कूलर, टीवी, बोर्ड, जो भी चीजें होती है वो सब समांतर क्रम में जुड़ी होती है, पास क्रम में होती है। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते? ठीक है, क्योंकि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बराबर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए समांतर क्रम में उनको जोड़ते हैं। तो हमको बताना है कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। छोटा सा आंसर है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन और आंकिक प्रश्न बिल्कुल इसी से आएंगे, मैंने बता दिया आपको। 13 क्वेश्चन है, इसमें से आना है आपको सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर सेकेंड, लास्ट चैप्टर 12, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें 1-1 के 2 और 2-2 के 2 है। 1-1 के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। क्षण चुंबक, ठीक है, जिसको अपन दंड चुंबक भी कहते हैं। क्षण चुंबक या दंड चुंबक आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये है, देखिए ऐसा। ठीक है, ये क्षण चुंबक या दंड चुंबक होता है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसके चारों ओर जो है ये बड़ा भी हो सकता है। तो क्षण चुंबक, दंड चुंबक है, इसी को क्षण चुंबक या दंड चुंबक बोलते हैं। एक होता है नाल चुंबक, यू के आकार का होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग है। यहाँ पे दंड चुंबक या क्षण चुंबक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, उसी को बोलते हैं खींचना है। तो इसका चित्र आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये चुंबक के क्षेत्र को ज्ञात करने या बताने का नियम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, दक्षिण हस्त का मतलब दायां हाथ। दक्षिण देखो, द से याद रखो, द से दक्षिण, द से दायां। दाल भात अपन जिससे खाते हैं वो दायां, दाल भात वाला दायां, सीधा राइट हैंड। दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त का मतलब दायां हाथ, राइट हैंड। जिससे हम दाल भात खाते हैं, हम खाना खाते हैं, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ दाल भात। ठीक है, क्योंकि द में दक्षिण है, द में दाया है, दाल भात में भी दाया है। ठीक है, तो दक्षिण हस्त नियम क्या होता है तो आप लोगों को मालूम है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई चालक, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, इसको मैं इस तरह से पकड़ूं, देखो इस तरह से मैं पकड़ूं। यदि किसी, है ना, यदि कोई चालक है जिसको मैं इस तरह से पकड़ूं और चालक नीचे की ओर, ठीक है, चालक नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाए, तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां मेरी इधर जा रही है, देखो, ठीक है, ये जा रहा है सीधा नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर यदि विद्युत क्षेत्र है तो चुंबक की क्षेत्र उंगलियों की जो दिशा है, उंगली जो है इधर इस ओर पे इधर जा रही है उंगलियां मेरी, देखो ये वाली जो उंगलियां, ये वाली उंगलियां ये इधर जा रही है। ठीक है, तो ये बताती है चुंबक की क्षेत्र की दिशा को। चुंबक की क्षेत्र कैसा होता है, बिल्कुल उसके आसपास होगा गोल। और मेन नियम है इसका जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठा। ठीक है, दक्षिण हाथ का अंगूठा यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ये इसका नियम है। मेन इस नियम का सार जो निकलता है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। ये छोटा सा नियम है, 2 लाइन 3 लाइन का, ये बिल्कुल आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में 3 उंगलियां इस तरह से रहती हैं, मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा।
ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को, तो एक चुंबकीय क्षेत्र को और एक उसके बल को दिखाता है। तो ये भी एक नियम है। तो ये नियम भी दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारावाही परिनाली का क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, ये किसके बने होते हैं। तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं और ये किसके बने होते हैं। तो जो नरम लोहा होता है, नरम लोहे के बने होते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, ये प्रश्न आपको आ सकता है। छठवां, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताना है। विद्युत परिपथ और साधित्र का मतलब होता है उपकरण। उपकरणों को बोलते हैं अपन साधित्र। डिवाइस जो होती है हमारे घरों में, जो पंखा, कूलर, फैन, ये जो चीज लगी रहती है, टीवी, ये सब क्या है, साधित्र है। इनको हिंदी में साधित्र बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइस कहा जाता है, उपकरण कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ और साधित्र यानी उपकरण में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण है फ्यूज, विद्युत फ्यूज, और दूसरा अच्छे क्वालिटी के अच्छे तारों का प्रयोग करना, जिससे कि उनमें शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन या ओवरलोडिंग की समस्या से वो बच जाएं। तो सबसे मेन तो इसमें दो उपाय में सबसे पहला है विद्युत फ्यूज और दूसरा है अच्छे क्वालिटी के तारों का प्रयोग। खैर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ के तीनों तार के नाम, रंग एवं कार्य बताना है। तीन घरेलू विद्युत परिपथ में हम तीन प्रकार के तारों का प्रयोग करते हैं, लाल तार, हरा तार और काला तार। लाल तार जो होता है उसको विद्युन्मय तार यानी कि फेस या मेंस बोलते हैं, जो कि लाल होता है, जो कि मेन तार होता है, फेस या मेन बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। दूसरा होता है हरा तार। हरा तार जो होता है वो होता है हरा तार न्यूट्रल होता है, सॉरी, हरा तार जो होता है वो अर्थिंग के लिए प्रयोग करेंगे ना, उसको अर्थिंग होता है। ठीक है, हरा तार जो है अर्थिंग और ब्लैक तार जो है न्यूट्रल होता है। ब्लैक तार न्यूट्रल, हरा तार अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है ऐसा, बाकी घरों में तो वो जो भी हम कोई भी तार लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक तरह से रंग डिसाइड मतलब उसमें बनाए गए हैं कि इस तरह से रखें तो वो एक नॉर्मल जो है चलता है उसमें। ठीक है, तो इनके तार के तीनों तार के नाम, उसके रंग और उनके एक एक कार्य कि क्या क्या कार्य उनका होता है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो विद्युत फ्यूज आप घरों में देखिए, छोटा सा एक फ्यूज होता है, या जो घरों में आपने देखा आजकल तो एमसीबी वगैरह, तो घरों में जो है फ्यूज लगे होते हैं, तो उसमें देखना दो टर्मिनल्स लगे रहते हैं, इस तरह के दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक नीचे के ऊपर टर्मिनल्स लगे होते हैं, उसके पीछे पतला सा, बहुत ही पतला सा जो है तार अपन लगाते हैं, वही तार जो है वही फ्यूज कहलाता है। वो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के समय में जो है वो टूट जाता है, जल जाता है, और हमारे घर में जो दिक्कतें हो सकती है तारों के गलने, जलने या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की, वो उससे अपन बच जाते हैं। तो घर में विद्युत फ्यूज का बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, जो कि उपकरणों को सुरक्षित रखने में और घर को सुरक्षित रखने में, आगजनी से बचने में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, तो फ्यूज क्या होते हैं, उसका उपयोग। ठीक है, ये नेक्स्ट अंतिम चैप्टर जो है आपका चैप्टर 13 है हमारा पर्यावरण। एक एक के दो का एक, तो इसमें एक एक के दो और दो का एक क्वेश्चन आएगा। दो का एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, आहार श्रृंखला या आहार जाल, इसको आहार को मतलब खाद्य भी बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल या आहार श्रृंखला, आहार जाल क्या है, अंतर भी इसका पूछ सकता है, या तो परिभाषा पूछ लेगा या अंतर पूछ लेगा। ठीक है, अब लोग तो आहार जो श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं मिलकर ही आहार जाल का निर्माण करती है, तो नाम ही उसका जाल। तो जाल मतलब बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं, उसी को आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती है, तो ये इसमें अंतर है। तो अंतर या 2 नंबर में आपको परिभाषा वगैरह पूछ सकता है। दूसरा, पोषी स्तर क्या है, विभिन्न पोषी स्तर यानी आरेख जो है उसका, पोषी स्तर आरेख बनाइए। तो पोषी स्तर क्या होता है, उसका आरेख आपके पास एक त्रिभुज वाला पिरामिड, ऐसा पिरामिड टाइप का त्रिभुजाकार पिरामिड बना था, जिसमें कि नीचे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक है। ठीक है, तो ये वाला जो चित्र है, वो चित्र आरेख जो है वो आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र का दूसरा नाम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में अपमार्जकों मतलब अपघटकों की क्या भूमिका होती है, अपमार्जक को ही अपघटक बोलते हैं, 2 नाम है उसके। तो क्या भूमिका होती है ये बताना है 2 नंबर में। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख बनाइए, ऊर्जा प्रवाह आरेख। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ा है लास्ट अध्याय में, लास्ट चैप्टर में, कि जो ऊर्जा है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में यानी ऊपर की ओर, क्योंकि जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यदि 10% मतलब हर एक पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर में 10% जो है ऊर्जा जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि कोई उत्पादक में 100% एनर्जी है, तो वो 100% एनर्जी का जो उपभोक्ता होगा वो केवल 10% ही ले पाएगा, केवल 10%, मतलब 10% ही आगे जाती है, 90% वहीं पर रह जाती है, 10% ही उसमें मतलब उसको ऊर्जा, जैसे मतलब हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का हमको केवल 10% ही मिलता है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका प्रवाह आरेख बनाने आएगा, आरेख बना हुआ है पुस्तक में। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं,
ठीक है। जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हो? 2 तरीके आपको बताना है। तो इसमें जो है अपन प्लास्टिक का जो है कम से कम प्रयोग कर सकते हैं, पॉलीथीन्स का कम से कम प्रयोग कर सकते हैं, जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, उसको अलग अलग रख करके सही जगह पे उसको डस्टबिन में डाल के रख सकते हैं, यहाँ वहाँ ना फेंके। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, पर 2 यहाँ पे तरीके पूछा। अगला 7वां क्वेश्चन जो है अगला वो ये है, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को, क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे? यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा? तो भैया इससे तो पूरा पर्यावरण यानी पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसका आंसर आपको क्वेश्चन में आपको बुक में मिल जाएगा, आपने नोट्स में बनाया होगा। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चंस अपन ने जो है कवर कर लिया। चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण, ये अपने साइंस एनसीईआरटी में एमपी बोर्ड, ठीक है, एनसीईआरटी, जिसमें साइंस में 10th में टोटल मिला के 13 चैप्टर है हमारा पर्यावरण। और मैंने आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के महत्वपूर्ण, किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, एक हाथ 2 में 12-13 क्वेश्चन भी गए हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-2 क्वेश्चन, जैसे 2 का 1 है, 3 का 1 है, 2 का 1 है, 4 का 1 है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा भी हो गए हैं। पर ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, लगभग 13 में मैं यदि 4 गुना भी कर लूँ तो लगभग 60 क्वेश्चन इसमें होंगे, या हो सकता है 65 भी हों या 50 भी हों, मैंने गिना तो नहीं है, पर लगभग 50 से 55-60 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। इन 50-60 क्वेश्चन में से ही आप लोगों को जो है 23 क्वेश्चन आपको आते हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा बता दूं, एग्जाम में जो है आप लोगों को 23 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 23 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो 23 होती है, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर वाले आते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 1 नंबर वाले, और 5 क्वेश्चन के अलावा जो 18 क्वेश्चन है, ठीक है, 18 क्वेश्चन वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के आते हैं। 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्रश्न जो हैं ये होंगे आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, ठीक है। और 5 प्रश्न जो है वो 1 अंक वाले होंगे, 1 नंबर वाले होंगे। तो ऐसे मिला करके 18 और 5 23 प्रश्न टोटल आप लोगों को आएंगे। इसमें से हम यदि 1 नंबर वालों को छोड़ के यदि 18 प्रश्नों की बात करें तो 18 प्रश्न के लिए मैंने आप लोगों को लगभग 3 गुना क्वेश्चन, ठीक है, 18 का लगभग 3 गुना क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। 18 या 54 होते हैं, तो वही बोला ना 50-60 क्वेश्चन लगभग, तो 3 गुना, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे, एक प्रश्न के पीछे मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न के पीछे 3 प्रश्न, और मैं आपको 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो है 80% जो क्वेश्चन मैंने दिए, ये 80% क्वेश्चन बिल्कुल आपके फंसेंगे। मतलब 75 नंबर में से 80% नंबर बोले तो 60 और 60 प्लस, यानी 60 से 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए। भाई ये 100% भी फंस सकते हैं, पर मैं कम से कम 80% ही बोल रहा हूँ कि 80% नहीं फंसते हैं तो बहुत अच्छा। 10-20% के लिए आप कुछ और मेहनत कर लीजिएगा आपको लगता है तो। पर जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन सारे कवर करके जाएंगे, आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह की ये व्यवस्था है सारी। अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि आपको जानकारी अच्छी लगी। और एक बात का और ध्यान रखिए कि अपनी जो साल भर की बनाई हुई नोट्स है उसी नोट्स से आप पढ़िएगा। इसकी सॉल्यूशन, वो गाइड, वो परीक्षा बोर्ड, जीपीएच, ये वो, इनका प्रयोग मत करिए। जो साल भर से आपने नोट्स बनाई है खुद की मेहनत से, अपने हाथ से बनी हुई नोट्स सबसे अच्छी चीज़ है, उससे आप पढ़िए। आपका एनसीईआरटी का बुक है, आपकी खुद की नोट्स है, यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये वाली बुक वाली बुक करके 4 बुक से पढ़ते हैं, 4 सॉल्यूशन से पढ़ते हैं, ना ये समझ पाते हैं ना ये समझ पाते हैं। अपनी खुद की साल भर की जो खुद की नोट्स बनी है उससे मेहनत करिए, क्योंकि उसमें आप अपने हाथों से, अपनी समझ से, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आपने लिखा है वो जल्दी से याद होगा। और कुछ भी नया याद करने या नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो साल भर से पढ़ते आ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम है वही पढ़िए, क्योंकि आप क्या होता है जनरली कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, इस चक्कर में हम सब तरफ हाथ कर मारते हैं और हमको हाथ लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो जो है उस पर फोकस करिए, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, पेपर बहुत अच्छा आएंगे आप लोगों को, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।